बीए पार्ट फर्स्ट की क्लास में आज हम लोग पढ़ेंगे राज्य की उत्पत्ति का सामाजिक समझौता सिद्धांत और उसमें जॉन लॉक का सिद्धांत। मैं डॉक्टर शिखा अग्रवाल, राजकीय महाविद्यालय सुजानगढ़। हम लोगों ने अपनी पिछली क्लास में राज्य की उत्पत्ति के विभिन्न सिद्धांतों को पढ़ा, जिसमें हम लोगों ने दैवीय सिद्धांत पढ़ा जो ईश्वरीकृति राज्य को मानता है। हमने शक्ति सिद्धांत पढ़ा जो शक्ति के आधार पर राज्य की उत्पत्ति को मानता है। और उसके बाद हमने सामाजिक समझौता के पहले विचारक हॉब्स को पढ़ा जो राज्य को एक ऐसी स्थिति से उत्पन्न मानते हैं जो बेहद अराजक थी, जो बर्बर थी, जो पाशविक थी और मनुष्य का स्वभाव भी बहुत खराब था। इसलिए जो राज्य की उत्पत्ति हुई वो निरंकुश शासन था। आज हम लोग पढ़ेंगे जॉन लॉक के अनुसार राज्य की उत्पत्ति का सिद्धांत, उन्होंने किस तरह सामाजिक समझौता बताया है, इसको हम लोग देखेंगे। जॉन लॉक भी हॉब्स की तरह इंग्लैंड के ही विचारक हैं। 1690 में इनकी पुस्तक प्रकाशित हुई, टू ट्रीटाइज ऑन गवर्नमेंट, यानी शासन पर 2 निबंध। इंग्लैंड में जब जॉन लॉक का समय था, उस समय गौरवपूर्ण क्रांति हो चुकी थी और राजा के विरुद्ध पार्लियामेंट की अंतिम सत्ता को स्वीकार कर लिया गया था। इस तरह से राजा की शक्ति कम हो गई थी और पार्लियामेंट यानी संसद की शक्ति और जनता की शक्ति प्रजातांत्रिक तरीके से बढ़ गई थी। इन परिस्थितियों में जॉन लॉक ने अपनी पुस्तक में भी उसी तरह से राज्य की उत्पत्ति का सिद्धांत दिया है। मानव स्वभाव और प्राकृतिक अवस्था, सबसे पहले देखेंगे जॉन लॉक इसके बारे में क्या कहते हैं। हॉब्स के विपरीत जॉन लॉक ने मनुष्य को एक सामाजिक प्राणी माना है और उसमें प्रेम, सहानुभूति, सहयोग और दया जैसी भावनाओं को विद्यमान माना है। यानी वो व्यक्ति प्रेम, सहानुभूति और सहयोग से समाज में रहता है। इस सामाजिकता के कारण प्राकृतिक जो अवस्था थी उसमें संघर्ष नहीं था, बल्कि उसके स्थान पर उसमें सहयोग था और आपस में मिलकर के लोग एक दूसरे की सुरक्षा के लिए भी कार्य करते थे। लॉक के अनुसार जो स्थिति थी वो नियम विहीन स्थिति नहीं थी, बल्कि ये नियम प्रचलित था कि तुम दूसरों के प्रति वैसा ही व्यवहार करो जैसा व्यवहार तुम दूसरों के प्रति, दूसरों से अपने प्रति चाहते हो। यानी दूसरों के साथ अच्छा व्यवहार करें जिससे कि स्वयं के प्रति भी अच्छा व्यवहार मिले। तो प्राकृतिक अवस्था बुरी नहीं थी, अच्छी थी। और उस प्राकृतिक अवस्था में एक और बात थी कि उसमें मानव को अधिकार प्राप्त थे। ये प्राकृतिक अधिकार थे। 3 प्रकार के प्राकृतिक अधिकार बताते हैं जॉन लॉक: जीवन का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार और संपत्ति का अधिकार। इस तरह से प्राकृतिक अवस्था अच्छी थी। फिर समझौता क्यों हुआ? ये भी एक आश्चर्यजनक बात है कि जब हर व्यक्ति को अधिकार भी प्राप्त थे, प्राकृतिक अधिकारों का प्रत्येक व्यक्ति सम्मान भी करता था, दूसरों के प्राकृतिक अधिकारों को स्वीकार भी करता था, तो ऐसी स्थिति में समझौते का क्या कारण बना? ये जो आदर्श स्थिति थी, इस आदर्श स्थिति में भी कुछ असुविधाएं थी और इन असुविधाओं को दूर करने के लिए प्राकृतिक अवस्था का त्याग करना जरूरी था। ये माना गया है कि जैसे प्राकृतिक अधिकार तो प्राप्त थे, लेकिन प्राकृतिक नियमों की कोई स्पष्ट व्यवस्था नहीं थी। यानी कोई एक संस्था नहीं थी जो सभी के लिए समान रूप से कानून बना सके। दूसरी बात थी कि ये जो नियम बना रखे थे प्राकृतिक अवस्था के, उनकी व्याख्या करने के लिए कोई योग्य सभा नहीं थी। यानी उसको लेकर के कैसे लागू करना है, इसकी भी कोई व्यवस्था नहीं थी। एक सामान्य सर्वमान्य संस्था का अभाव था। तीसरी बात आती है कि इन नियमों को मनवाने के लिए कोई शक्ति नहीं थी। यानी जब नियम की पालना नहीं हो रही हो तो उस स्थिति में पालना कौन कराएगा और कौन उन्हें दंड देगा? तो कोई ऐसी सर्वमान्य संस्था भी उस समय नहीं थी। तो ये 3 असुविधाएं थी और इन 3 असुविधाओं के कारण व्यक्तियों ने मिलकर के समझौता किया। हॉब्स के सिद्धांत को हमने जब पढ़ा था तो उसमें हमने पढ़ा था लोगों ने एक ही समझौता किया था और इस समझौते को लोगों ने मिलकर के किया था। जो मनुष्य थे उन्होंने मिलकर के किया था, लेकिन उसका पक्षकार जो संस्था थी, सभा थी, वो नहीं थी। लेकिन लॉक ने जब समझौते का वर्णन किया है तो ऐसा लगता है कि समझौते 2 हैं।
पहला समझौता, जिसके द्वारा प्राकृतिक अवस्था का अंत करके समाज की स्थापना की गई। इस समझौते का उद्देश्य लोगों के जीवन, स्वतंत्रता और संपत्ति की रक्षा करना था। दूसरा जो समझौता है वो समझौता शासित वर्ग के द्वारा शासक को कानून बनाने, उनकी व्याख्या करने और उन्हें लागू करने का अधिकार देने के लिए किया गया। पर शासक की शक्ति पर यह प्रतिबंध भी लगा दिया गया कि उसके द्वारा जो कानून बनाए जाएंगे वो निश्चित रूप से, अनिवार्य रूप से जो प्राकृतिक नियम थे उनके अनुकूल होंगे, जनता के हित में होंगे और प्राकृतिक अधिकारों का उल्लंघन नहीं करेंगे। तो इस तरह से दूसरे समझौते के माध्यम से शासक और शासित के मध्य ये अधिकार शासक को दे दिया गया। तो शासक भी पक्षकार है, शासित भी पक्षकार है, यानी पहले लोगों ने मिलकर समझौता किया, उसके बाद में शासक और शासित के मध्य समझौता हुआ। तो शासक भी इसमें बाध्यकारी है, उसकी शक्ति अनियंत्रित नहीं है। इस प्रकार से जो समझौता हुआ उसके बाद लॉक जिस नए राज्य के स्वरूप को देते हैं उससे ये स्पष्ट होता है कि सरकार साधन मात्र है, लक्ष्य नहीं है, बल्कि लक्ष्य प्राप्ति का साधन है और उसका लक्ष्य है शांति और व्यवस्था की स्थापना करना और जन कल्याण करना। तो ऐसी व्यवस्था बनाने के लिए लॉक का मानना था कि यदि सरकार अपने उद्देश्य में असफल हो जाती है तो समाज को इस प्रकार की सरकार के स्थान पर दूसरी सरकार बनाने का पूरा अधिकार है, यानी सरकार को हटा सकती है जनता। क्यों? क्योंकि हमने देखा कि समझौता शासक और शासित के मध्य हुआ था और उसमें यह कहा गया था कि वो प्राकृतिक अधिकारों की रक्षा करेगी, व्यक्ति की सुरक्षा करेगी और जनहित करेगी। इस तरह लॉक ऐसी शासन व्यवस्था का समर्थन करते हैं जिसमें वास्तविक और अंतिम शक्ति जनता में निहित है और सरकार का अस्तित्व और उसका स्वरूप जनता की इच्छा पर निर्भर करता है। यानी एक जन आधारित शासन व्यवस्था जॉन लॉक के अनुसार समझौते के बाद उत्पन्न होती है। तो इस तरह से जॉन लॉक का जो सिद्धांत है वो लोक कल्याणकारी सीमित शासन की स्थापना करता है, जिसमें शासन व्यवस्था अंतिम रूप से और वास्तविक रूप में भी जनता में निहित है और जनता उसे हटा भी सकती है यदि सरकार जनता की सुरक्षा नहीं करती, यदि उसके हित में कार्य नहीं करती। तो इस तरह से जॉन लॉक का जो सामाजिक समझौता है वो समझौता हॉब्स के समझौते से बहुत अलग है हर स्वरूप में, चाहे हम मानव स्वभाव देखें, चाहे प्राकृतिक अवस्था देखें, चाहे समझौता देखें और चाहे हम समझौते के बाद उत्पन्न राज्य की स्थिति को देखें। तो इस तरह से एक प्राकृतिक अवस्था से राज्य की उत्पत्ति हुई जॉन लॉक के अनुसार। लेकिन इसके बावजूद भी कुछ आलोचनाएं हमारे सामने आती हैं। प्राकृतिक अवस्था का जो चित्रण इन्होंने किया है ये भी अवास्तविक है, क्योंकि इतना ज़्यादा नैतिक व्यक्ति, इतना शांत व्यक्ति भी नहीं हो सकता जितना कि जॉन लॉक ने वर्णन किया है। प्राकृतिक अवस्था को पूरी तरह से आदर्श भी नहीं कहा जा सकता। अगर इतना ही आदर्श था तो राज्य की आवश्यकता नहीं पड़ती। दूसरी बात आती है कि लगातार क्रांति की आशंका इसमें बनी रहेगी। कैसे बनी रहेगी? यदि सरकार जनहित के विरुद्ध कार्य करने लगेगी तो जनता विद्रोह कर देगी और ये जनता कभी कभी भीड़ तंत्र में भी बदल जाती है और ऐसे में निजी स्वार्थों के आधार पर कुछ लोग सरकार को हटाने का कार्य भी कर सकते हैं। एक तरह से जनता को सरकार के कार्य जांचने का अधिकार इसमें दे दिया गया है। तो कुछ लोग कहते हैं कि जॉन लॉक का जो दर्शन है वो जनता के लिए विद्रोह का लाइसेंस है और सरकार के पास अपनी रक्षा के लिए कोई साधन नहीं है। तीसरी आलोचना इसमें आती है कि कानूनी राजसत्ता को महत्व नहीं देते। लॉक की का जो चिंतन है उसमें एक कमी ये भी नज़र आती है कि उन्होंने कानूनी राजसत्ता को महत्व नहीं दिया। गिलक्राइस्ट इस बारे में कहते हैं, हॉब्स ने राजनीतिक सत्ता को अस्वीकार करते हुए कानूनी राजसत्ता का प्रतिपादन किया है। लॉक ने राजनीतिक राजसत्ता की शक्ति को स्वीकार किया है पर कानूनी राजसत्ता को मान्यता नहीं दी है। तो इस तरह से जॉन लॉक जिस राज्य को देते हैं वो सीमित राजतंत्र है, जन आधारित व्यवस्था है जिसमें जनता वैधानिक
प्रजातंत्र की तरह से कार्य करेगी और जनता के पास अधिकार है विद्रोह करने का और सरकार को हटाने का, और सरकार जनता के जो अधिकार है उनकी रक्षा करेगी, जन कल्याणकारी कार्य करेगी। तो इस तरह से सामाजिक समझौते के दूसरे विचारक राज्य की उत्पत्ति के सिद्धांत को देते हैं। अगली क्लास में हम लोग पढ़ेंगे जीन जैक्स रूसो सामाजिक समझौते और सामान्य इच्छा के माध्यम से किस तरह से राज्य की उत्पत्ति के सिद्धांत को देते हैं।